बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा का स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे थे और उसके अंदर जो है केंद्र सरकार छात्रालय हमारे चल रहा था। कल प्रधानमंत्री के विषय के अंदर हमने पढ़ा और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो कुछ कार्य हैं उनको उसकी जो योग्यताएं हैं उसको हम पढ़ रहे थे। देखिए, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं वो क्या होनी चाहिए। तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से ये आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का जो है वो सदस्य होना चाहिए। वो किसी भी सदन का सदस्य हो, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। जैसे सामान्य रूप से जो है संसद का लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उन्हीं को मंत्रिपरिषद के अंदर सम्मिलित किया जाता है। व्यवहारिक रूप ऐसा है, हालांकि संविधान के अंदर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया और उस समय तक वो अगर संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे कहीं से भी जो है संसद का सदस्य बनाना अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपना पद जो है वो त्यागना पड़ेगा। इसके बाद आता है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना। देखो, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की 2 शपथ लेनी होती है। पहली शपथ वो किसकी लेते हैं, अपने पद की लेते हैं, और दूसरी किसकी लेते हैं, गोपनीयता की लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति किसकी लेता है, राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है। तो मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो किसके विश्वास पर चलती है, लोकसभा में विश्वास मत होता है तो मंत्रिपरिषद चलती है। तो जब तक लोकसभा रहेगी तब तक मंत्रिपरिषद रहेगी। वैसे सामान्य रूप से जो इसका कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष तक जो है मंत्री इस पद पर बने रहेंगे। इससे बीच भी राष्ट्रपति जिस दिन प्रधानमंत्री से उस दिन किसी का भी जो है पद परिवर्तन कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही बने रहती है। किसी इस विशेष परिस्थितियों के अंदर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है, 5 वर्ष से बढ़ा के अगर 6 वर्ष किया जाता है तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा। और सामान्य रूप से क्या है, 5 वर्ष है, लेकिन जब तक लोकसभा में रहेगी या लोकसभा के अंदर जो है बहुमत प्राप्त होगा या विश्वास मत होगा, तब तक जो है मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। आगे हम बात करें मंत्रियों के वेतन और भत्ते क्या हैं। तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्य, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों को जो है मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते जो है वो दिए जाने का जो है प्रावधान है। इसे समय समय के ऊपर संसद के द्वारा संशोधित किया सकता है। इसके अतिरिक्त इनको जितने सब कुछ चीज़ें मिलती है वो सब क्या होती है, निःशुल्क इनको निवास स्थान होगा, वाहन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी और इनके मिलने वाला जो वेतन है वो क्या होगा, करमुक्त होगा। मंत्रियों की जो श्रेणियां हैं कल हमने देखा भी था। मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। कैबिनेट मंत्री जो मंत्रिमंडल या के कैबिनेट के सदस्य होते हैं वो, फिर दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। प्रथम श्रेणी के अंदर जो मंत्री होंगे वो कैबिनेट सदस्य होते हैं, जो कि भारत की संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन है, संसदात्मक व्यवस्था में केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर जिसे कैबिनेट हम बोलते हैं वो है। कैबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। एक व्यक्ति को एक विभाग भी दिया जा सकता है और एक से अधिक विभाग जो है वो उसके पास हो सकते हैं। दूसरी श्रेणी में आते हैं राज्य मंत्री, जिनकी स्थिति जो है पूर्व मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है। पूर्व मंत्री मतलब जो कैबिनेट मंत्री है वो, और उप मंत्री के बीच की होती है। ये विशेष विभागों से संबंधित होते हैं। कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी हम देखते हैं ना, कभी स्वतंत्र प्रभार दिया गया इससे। इसलिए जो कार्यकाल है मोदी जी का, उसके अंदर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया था, किसका, सूचना प्रसारण का और उसके अलावा खेल मंत्रालय का। ठीक है। आगे हम बात करें, प्रधानमंत्री द्वारा इन श्रेणियों में मंत्रियों की कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनके उनके विभाग से संबंधित होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो हैं इनको तो सभी बैठकों में आमंत्रित किया जाता है, लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं उन राज्य मंत्रियों को जो प्रधानमंत्री है केवल उन्हीं बैठकों में आमंत्रित करेगा जिस विभाग से वो संबंधित हैं। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री की श्रेणी आती है, जो किसी ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उसकी सहायता
करते हैं। ज्येष्ठ मतलब कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के जो सहयोग के रूप में होते हैं कौन, उप मंत्री। मंत्रिमंडल की शक्तियां, पावर ऑफ द कैबिनेट। मंत्रिमंडल की शक्तियां कौन कौन सी उनको देखें तो भारतीय संविधान के 74 के जो अनुच्छेद उसके 74वें अनुच्छेद के अंदर कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी। किंतु यह परंपरागत शब्दावली है और जहां तक व्यवहार का संबंध है, मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उनके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति के समक्ष शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है, तो मंत्रिमंडल जो है इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। संविधान के अनुसार तो जो है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की जो कार्य हैं उनको संपादित कराने में उसकी मदद करेगी, लेकिन व्यवहार रूप में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो ही राष्ट्रपति की समक्ष शक्तियों का उपयोग करती है। राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना इनके जो प्रमुख कार्य हैं उसके अंदर पहला कार्य है राष्ट्र की जो नीति होती है उसका निर्धारण करना, मतलब कानून जो है उनका निर्माण करना। देखिए, संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का जो कार्य क्षेत्र है वो नीति निर्धारण करने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य भी जो है उसका नेतृत्व किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारण कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम जो होता है वो निश्चित किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक संसद में प्रस्तावित करते हैं। कानून निर्माण पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र जो है वो नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है। इनके द्वारा जो है नीतियों का निर्धारण किया जाता है और कोई भी विधेयक जो होता है उसे संसद के अंदर प्रस्तावित करने का कार्य वो भी किसका होता है, मंत्रिपरिषद का ही होता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च जो है वो नियंत्रण होता है इनके ऊपर। तो सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होती है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही उपयोग में की जाती है। मंत्रिमंडल के विभिन्न भागों में अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों को देखभाल करते हैं। वित्तीय जो कार्य हैं इनके देश की आर्थिक नीति जो हमारा बजट होता है उसको निर्धारण करने का कार्य भी मंत्रिमंडल का ही होता है, मंत्रिपरिषद का ही होता है। इसी तो उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का जो ब्यौरा होता है, हमारा बजट जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है और वो उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि वित्त जो होता है या वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक होता है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही प्रस्तावित किया जाता है। इसके अलावा अन्य जो विधेयक होते हैं कानून संविधान संशोधन संबंधी या किसी को पद से हटाने संबंधी वो संसद के दोनों सदनों से किसी में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं। सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष का अगर उसे पद से हटाना है तो उसके लिए भी जो है लोकसभा के अंदर, और वित्त से संबंधित कोई होगा तो वो लोकसभा में। राज्यसभा के सभापति जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनके लिए जो है राज्यसभा के अंदर पहले लाया जाएगा, उसके बाद दूसरे सदन में। लेकिन इनके अलावा इन तीन विधेयकों के अलावा कोई अन्य विधेयक होता है तो संसद के दोनों सदनों से किसी भी संशोधन सदन में लाया जा सकता है। वहां से प्रस्तावित होने के बाद जो है दूसरे सदन से अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। वैदेशिक संबंधों का जो है वो संचालन करना, विदेशों के संबंधित हमारे जितने भी होते हैं उन सबका संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इनके द्वारा युद्धता शांति संबंधी घोषणाएं की जाती है और ये बात का निर्धारण किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति की जो हमने संकटकालीन शक्तियां पढ़ी उसके अंदर अनुच्छेद 352 इसके तहत जो है मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श के ऊपर ही राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसा हमने पढ़ा था। नियुक्ति संबंधी कार्य व्यवहार रूप में तो जो संविधान में रूप है उसके अंदर तो राष्ट्रपति जो है वो सभी जो पदाधिकारी उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या होता है कि सभी पदाधिकारियों की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है, मंत्रिमंडल के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। न्यायपालिका जो हमारे इसका 3 जो हमने इस तरह बांट के पढ़े थे, केंद्र सरकार को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो इसका क्या है, तीसरा भाग है। व्यवस्थापिका हमने पढ़ ली। व्यवस्थापिका के 2 भाग,
केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य की व्यवस्थापिका, ठीक है, या प्रांतीय व्यवस्थापिका। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है इसको हमने 3 भागों में बांटा। इसका नाम क्या है? संसद है। इस संसद का पहला अंग क्या है? राष्ट्रपति है। फिर दूसरा है राज्यसभा और फिर है लोकसभा। राज्य या प्रांतीय जो व्यवस्थापिका है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका के बाद हमने जो दूसरा इसका अंग है वो है कार्यपालिका, और इस कार्यपालिका को जो है हमने पढ़ लिया। 2 प्रकार की कार्यपालिका हमारे यहाँ पर, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका तो कौन? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, ठीक है। राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधित सारी चीजें, इसके कोलिजियम वगैरह क्या होता है वो पढ़ लिया। उपराष्ट्रपति के विषय के हमने पढ़ लिया। इसका निर्वाचन कैसे होता है, इसे पद से कैसे हटाया जा सकता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कौन व्यक्ति जो है बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, वो हमने देख लिया। प्रधानमंत्री, इसका निर्वाचन किस प्रकार होता है, और मंत्रिपरिषद जो है उसका निर्वाचन, इसके कार्य शक्तियां वगैरह जो है हमने पढ़ ली। नेक्स्ट अब हमारे जो इसका तीसरा पार्ट है वो है न्यायपालिका। और हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो इस प्रकार की है, सर्वोच्च है, स्वतंत्र है, ठीक है। इसके बाद एकीकृत है। एकीकृत किस प्रकार है, इसको समझिए। हमारे यहाँ पर न्यायपालिका जो है इसको 3 भागों के अंदर, 3 जो प्रकार है उसके अंदर इसको विभाजित करते हैं। सर्वोच्च जो है वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, और इस सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो दूसरा स्तर है वो है उच्च न्यायालय, और इस उच्च न्यायालय के बाद जो है वो हमारे जिला न्यायालय, और इस जिला न्यायालय के अंदर जो आते हैं वो है हमारे अधीनस्थ या सत्र न्यायालय वगैरह, ठीक है। एकीकृत है, इन सभी के ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब इसको हम जो है विस्तार से नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।